नमस्कार, पाणिनी एडू प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। मैं दीपक रंजन, इसका फाउंडर और डायरेक्टर। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में महारत हासिल की है। पिछले 25 सालों में भारत के विभिन्न राज्यों में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनेकों स्कूल और कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना में इनका हाथ रहा है। इन्होंने भारत के विभिन्न भागों में ऐसे ऐसे एजुकेशनल प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है जहाँ पे आज़ादी के बाद भी एजुकेशन नहीं पहुँची थी। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को कन्विंस किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प किया और उनके माध्यम से इंस्टीट्यूशन की स्थापना की और उस आसपास के लोगों को सहज एजुकेशन मिल सके, उसमें एक बड़ा योगदान दिया। आज हमारे साथ डॉक्टर कुमार राजेश हैं, जिन्होंने एजुकेशन कंसल्टेंसी में एजुकेशन पॉलिसी पर, और सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे स्कूली एजुकेशन हो, उस पर अपना एक अहम योगदान दिया है, एक महारत हासिल की है। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन पे उनके साथ कि स्कूल एजुकेशन यदि कोई एक नया इंस्टीट्यूशन डेवलप करना चाहता हो, यदि कोई स्कूल खोलना चाहता हो, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस तरीके का प्रोसीजर है। यदि कोई एक नया इंस्टीट्यूशन अपने क्षेत्र में डेवलप करना चाहे तो वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं जिससे होकर के उन्हें गुजरना पड़ेगा, वो कितने पूंजी की जरूरत पड़ेगी और कितना रेवेन्यू जनरेशन हो पाएगा। तो इन सभी पहलुओं पे हम डिस्कशन करते हैं डॉक्टर कुमार राजेश से। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि यदि कोई एक नया व्यक्ति स्कूल एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सबसे पहले उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया और यहाँ पे कुछ 2-4 शब्द बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा कि आपको बधाई देते हुए कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपने पाणिनी एजू प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स के बारे में सोचा और इसको स्टार्ट किया, तो इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और मैं जो आपका क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे कोई एजुकेशन फील्ड में आना चाहता है या किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो आदमी उसको कई चीज़ों को सावधानी रखनी पड़ती है। अब आप देखोगे नेशनल लेवल पे है ना, बड़े कम इंस्टीट्यूट्स हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है कि स्किलिंग पे काम हो या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी एग्रेसिव है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि एजुकेशन भी एक क्या है, इसमें हम बोलते हैं एजुप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर की जगह पे एजुप्रेन्योर आता है, जो वो उद्यमी लोग होते हैं जो एजुकेशन लाइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इस लाइन में दो चीज़ें बहुत अहम होती है या इम्पोर्टेंट होती है कि किसी भी बिजनेस में आप जाते हो तो आपको एक चीज़ होता है कि आपको उसमें प्रॉफिट ही आएगा, उसमें नेम फेम और सारी चीज़ें वो नहीं आ पाएगी। और आपका क्या है कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो किसी दूसरे बिजनेस में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, थोड़ा बहुत चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करोगे तो आपको नाम हो जाएगा। लेकिन इस फील्ड में क्या है कि आप कुछ भी करते हो, चाहे स्कूल्स खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, एक तो चीज़ होता है कि आपको अर्निंग आएगी, दूसरी इंडस्ट्री से भी ज़्यादा अर्निंग आ सकती है इसमें यदि आप सिस्टमेटिक चलते हो तो। तीसरा क्या है कि आपका नाम तो होगा ही होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है, जो सबसे मुख्य बात है, मुख्य बिंदु ये होता है कि आपको इनर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जो किसी और बिजनेस में हो ही नहीं सकता। कि आप एक पायस काम कर रहे हो, आप एक ऐसा पवित्र काम कर रहे हो जहाँ दूसरी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट बनाते हो, कोई सर्विसेज देते हो, यहाँ पे आप इंसान को बनाते हो, आप मनुष्य को एक नया शेप देते हो, एक नया आयाम देते हो, उसका डायमेंशंस देते हो, जिससे कि वो मनुष्य जो है एक कच्ची मिट्टी से एकदम पक्की मिट्टी में निकल के आता है। जैसा आप चाहते हो वैसा रूप आप उसको दे सकते हो। तो ये एक अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो विश्वकर्मा के काम कर रहे हो। विश्वकर्मा भगवान जैसे चीज़ों को शेप देते हैं या ब्रह्मा जी जैसे शेप देते हैं, वैसे वो काम करते हो। तो इसीलिए एजुकेशन में जो टीचर्स हैं या जो उद्यमी लोग हैं उनको भी हम भगवान का ही दर्जा देते हैं कि बहुत बड़ा एक अहम रोल करते हैं
जैसे भगवान हमारी सृजन करता है तो उसको एक एक्चुअल शेप में मनुष्य के रूप में जो शेप होती है वो कोई ना कोई टीचर देता है या कोई ना कोई उद्यमी देता है या कोई ना कोई जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ बंदा है वही दे पाता है। तो आपका जो प्रश्न था कि उसमें कैसे हम क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो एजुकेशन लाइन में जैसे मुख्य 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो क्या है कि आप कहीं भी किसी पहले काम कीजिए कि जैसे आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंसल्टेंट को कोशिश कीजिए कि एक अच्छा कंसल्टेंट आपको मिल जाए। दूसरा ये है कि आपको उसके लिए कंसल्टेंट के पास जाने के पहले अपना एक डेटा एनालिसिस करना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो 3 चीज़ों को पूछेगा कि आपके पास लैंड कितना है, आपके पास बजट कितना है और कहाँ से आप फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपको पहले से ही एक वर्कआउट करना पड़ता है, एक अपना होमवर्क कर लीजिए ताकि जैसा लैंड होगा उसी हिसाब से कंसल्टेंट भी आपको सजेशन देगा कि लैंड ऑल ऑफ ए सडन या आपके एरिया के हिसाब से इमीडिएटली अरेंज नहीं हो जाती है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम यदि आप CBSE में जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 एकड़ लैंड होना चाहिए और आप चाहोगे कि अपने एरिया में ही हो, कि हर आदमी चाहता है कि कंफर्ट जोन होता है कि अपने एरिया में रहेगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो उस केस में क्या है कि 2 एकड़ आपके पास मिनिमम लैंड है तो आप CBSE में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास लैंड हो गया, उसके बाद से आ गया कि आपके पास इनिशियल बजट कितना है, क्योंकि इनिशियल बजट इसमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आप बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे तभी उसके बाद ही आप बैंक के पास जा सकते हैं या किसी और के पास जा सकते हैं। जैसे CBSE में क्या है कि जैसे आपको स्टेट गवर्नमेंट से NOC मिल गई तो क्या होता है कि आपको इमीडिएटली फाइनेंस जो है, प्राइवेट फाइनेंसर या बैंक फाइनेंस जो है वो आपको मिल जाता है, वो आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले आप अपने लैंड अरेंज कीजिए, करके फिर कंसल्टेंट के पास जाइए। कंसल्टेंट भी आप देखोगे जैसे 3 से 4 करोड़ आप खर्च कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लैंड की फेंसिंग करानी पड़ती है, अच्छी बाउंड्री होनी चाहिए, लैंडस्केपिंग होती है, बेसिक कंस्ट्रक्शंस होता है। ये देखता है बैंक जब आपको लोन देने आता है। तो आपने बेसिक मान लीजिए कि 10 करोड़ का बजट है तो उसमें आपको 2 से 3 करोड़ आपके पास इनिशियल होगा, तब जा कर के आसानी से आपको लोन भी मिल जाएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पार्ट हो गया कि लैंड हो गया, दूसरी पार्ट आपका हो गया लैंड होगा तभी आप आगे किसी चीज़ में बढ़ सकते हो। पहले होता था कि वो क्या करते थे कि एफिडेविट पे आप कहीं किराए की बिल्डिंग लेकर के रेंटेड प्रीमाइसेस में आप चला सकते हो चीज़ों को, लेकिन अब क्या है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। डे बाय डे जो काउंसिल्स है वो टफ होती जा रही है। तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई जो लैंड है वो सोसाइटी के नाम से हो तो अति उत्तम है, नहीं तो वो परपेचुअल लीज डीड होती है, 30 साल से ऊपर का लीज डीड होता है, तो वो प्रेफर करते हैं। अदरवाइज ये नहीं होता है तो दिक्कत होती है लेने में। और CBSE स्कूल खोलना चाहते हैं तो उसके सर्टेन नॉर्म्स है कि 3 साल पुरानी सोसाइटी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये है, यदि हम तो ये भी सजेशन देते हैं कि यदि आपके पास ये चीज़ें नहीं है और फिर भी आप एजुकेशन लाइन में मतलब आप स्कूल लाइन में आना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास है कि आप इंटरनेशनल एफिलिएशन भी ले सकते हैं। जैसे शहर में दिल्ली में खैर CBSE 1 एकड़ में दे देती है, आपको उससे भी कम मान लीजिए कि कई बार लैंड स्कार्सिटी रहती है, लैंड बैंक नहीं है शहरों में, तो उस केस में क्या होता है कि आप हाफ एकड़ में भी या 0.75 एकड़ में भी आप इंटरनेशनल एफिलिएशन दे करके यहाँ CBSE के पैरेलल 10th और 12th स्कूल्स आप डाल सकते हैं। और वो क्या है कम से कम बजट में, और इतनी सारी जो फॉर्मेलिटीज है CBSE की वो नहीं होती है, और इंटरनेशनल बोर्ड आपको मिल जाता है, जैसे कैम्ब्रिज हो गया या अमेरिकन बोर्ड है, वो लेकर के आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद से जैसे जैसे आपको लैंड अवेलेबल हुआ नियर बाई एरियाज में या कहीं जहाँ भी आप चाहते हैं, जिस एरिया में आप चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो बेटर ये होता है कि जब तक आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे नहीं, टोटलिटी में डिस्कस करेंगे नहीं, तब तक आप एक्चुअल जो क्या करना चाहते हैं या आपके अंदर क्या हिडन पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो सारे आपके जो क्वेश्चन हैं दैट शुड बी आंसर्ड सो दैट आप कॉन्फिडेंटली इस फील्ड में आए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, सही आदमी के साथ हो और सही तरीके पे, सही रास्ते पे आप आगे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का बेसिक्स ध्यान रखना पड़ता है। एजुकेशन लाइन में कोई भी बंदा आना चाहता है तो उसको जैसे आप एजुकेशन, जैसे आप मान लो कि पढ़ने जाते हो तो अच्छे सबसे पहले काम करते हो टीचर, अच्छे स्कूल देखते हो या अच्छे इनफैक्ट टीचर के पास जाते हो, तब वो अच्छी एजुकेशन आपको मिल पाती है। उसी तरह से इसमें जब तक आप एक अच्छे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के पास नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा कि वो आपको सही चीज़ें, एक्चुअल जो चीज़ है वो चीज़ें नहीं आ पाएगा।
और इस फील्ड में कंसल्टेंट्स की बहुत सारी कमियां हैं। इसी को देखते हुए आपने जो ये स्टार्ट किया है, ये बहुत ही पायस स्टेप है पाननी एजू प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का, और हमारी पूरी सहयोग और पूरी इनफैक्ट कमिटमेंट आपके साथ है कि अब जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी जैसे भी आप चाहोगे हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सकते हो। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपके लिए है। जी थैंक यू सर, आपने बहुत संक्षेप में जो है बहुत सारी बातें, डायमेंशंस आपने बताए।